अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड जो है उसने एक अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया था। उसने ये एटॉमिक मॉडल क्यों पेश किया? क्योंकि वो ये देखना चाहता था कि एक एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इकट्ठे कैसे रहते हैं। पॉजिटिव चार्ज से मुराद प्रोटॉन्स और नेगेटिव चार्ज से मुराद इलेक्ट्रॉन्स। तो वो ये ऑब्जर्व करना चाह रहा था, इस बात को समझना चाहता था कि एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ इकट्ठे कैसे रह सकते हैं। तो इसके लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया जाता है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट ऐसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने अपने इस एक्सपेरिमेंट में गोल्ड की फॉयल इस्तेमाल की थी। सोने का एक उसने बारीक वर्क, सोने की एक पतली सी शीट इस्तेमाल की। यही वजह है कि उसने उसकी ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको हम गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उसने एक्सपेरिमेंट कैसे किया? उसने सोने का एक बारीक वर्क लिया, एक उसके पास सोने की बारीक शीट थी, गोल्ड फॉयल थी जिसकी थिकनेस 0.00004 सेंटीमीटर थी। उसने इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक कराया। इस सोने के बारीक वर्क के पीछे उसने एक स्क्रीन रखी। ये स्क्रीन जो है ये जिंक सल्फाइड से पेंट की गई थी। इस स्क्रीन का मकसद क्या था? ताकि ये अल्फा पार्टिकल्स जब सोने के बारीक वर्क से टकराने के बाद यहाँ स्क्रीन के ऊपर टकराएं तो वहाँ पर वो डार्ट छोड़ें, ठीक है, छोटे छोटे वहाँ पर निशानात ऐसे छोड़ दें जिससे ऑब्जर्वेशन में आसानी हो। ठीक है, अब ये जो उसने अल्फा पार्टिकल हासिल किए, इन अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स कहाँ था, यानी कि ये सोर्स अल्फा पार्टिकल्स को कहाँ से हासिल किया गया था? असल में ये अल्फा पार्टिकल्स जो है इनको हासिल किया गया था रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियम और पोलोनियम से। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनमें से रेडियो एक्टिविटी का अमल होता है, जिनमें से रेडिएशन खारिज होती है। आप याद रखिए कि ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 83 से अबव होता है, 83 से ऊपर होता है, तो वो खुद ब खुद शुआएं खारिज करते हैं। उनका ये अमल जो है वो रेडियो एक्टिविटी कहलाता है और उन एलिमेंट्स को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का नाम देते हैं। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रेडियम और पोलोनियम से ये अल्फा पार्टिकल्स हासिल किए गए थे। असल में ये अल्फा पार्टिकल्स जो हैं ये हीलियम के न्यूक्लियस है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक मास 4 होता है। इसका मतलब क्या होगा कि हीलियम का अगर एक एटम हो तो उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद कितनी होगी? 2। न्यूट्रॉन भी कितने होंगे? 2। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी तादाद भी कितनी होगी? 2। तो जब ये अल्फा पार्टिकल्स बनते हैं, हीलियम न्यूक्लियस बनता है, तो वो कैसे बनते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स जब रिमूव हो जाते हैं तो ये शेल जो है खत्म हो जाता है। अब सिर्फ न्यूक्लियस बच जाता है। न्यूक्लियस जो है उसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हैं। तो आपके कुछ इस तरह लिखा जाएगा He2O4+2। अब ये हीलियम का न्यूक्लियस है और ये हीलियम का न्यूक्लियस जो है ये दरअसल क्या है? अल्फा पार्टिकल्स। तो उसने जब अल्फा पार्टिकल्स जिनको उसने रेडियम और पोलोनियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से हासिल किया था, उनको इस सोने के बारीक वर्क के ऊपर उसकी बौछार कर उसको टकराया, तो उसके बाद उसने कुछ ऑब्जर्वेशन की। अब ये ऑब्जर्वेशन क्या थी? अच्छा, ये आप देख रहे हैं ये ब्लॉक है, ये लेड का ब्लॉक है, शीशे का। इस ब्लॉक का मकसद क्या था? ताकि ये अल्फा पार्टिकल के सोर्स में से जो अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, ठीक है, ये अल्फा रेडिएशन जो निकल रही हैं, ये इधर उधर ना बिखर जाएं, ये बिल्कुल सीधी जाएं और इस सोने के बारीक वर्क के साथ टकराएं, इस गोल्ड फॉयल के साथ टकराएं और स्क्रीन के ऊपर ये कुछ निशानात छोड़ें ताकि ऑब्जर्वेशन में आसानी हो। अब उसने कौन सी ऑब्जर्वेशन की? उसके पास 3 तरह की ऑब्जर्वेशन हासिल हुई। पहली ऑब्जर्वेशन उसने की कि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो इस सोने के बारीक वर्क से टकराने के बाद सीधे चले गए और उन्होंने स्क्रीन के ऊपर जब वो टकराए तो उन्होंने वहाँ पर निशानात छोड़े। तो ये उसका पहली ऑब्जर्वेशन थी कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट हुए बगैर, इधर उधर मुड़े बगैर सीधे चले गए और जाकर उन्होंने स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक किया और वहाँ पर उन्होंने अपना निशान छोड़ा। और 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से बहुत कम ऐसे थे जिनकी डिफ्लेक्शन जो है वो लार्ज या स्मॉल एंगल पर हो, ठीक है। तो छोटे या बड़े जाविये पर बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो झुक गए इधर उधर, यानी कि वो सोने के बारीक वर्क से टकराने के बाद इधर उधर चले गए। और बहुत ही कम, अ वेरी फ्यू पार्टिकल्स ऐसे थे अल्फा पार्टिकल्स जो टकराने के बाद वापस मुड़े, बैक बाउंस हुए, ठीक है, वापस आ गए। अब ये उसके पास 3 तरह के ऑब्जर्वेशन। इसको अगर हम बुक से देखें तो उन्होंने पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट उन्होंने लिखा है कि ऑलमोस्ट ऑल द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड अनडिफ्लेक्टेड थ्रू द फॉयल, यानी कि तकरीबन जो है ऑलमोस्ट तकरीबन सारे अल्फा पार्टिकल्स जो हैं
वो इस सोने के बारीक वर्क में से टकराने के बाद सीधे चले गए, वो इधर उधर डिफ्लेक्ट नहीं हुए, वो अनडिफ्लेक्टेड रहे। दूसरा पॉइंट है जो उसकी ऑब्जर्वेशन का है वो है कि आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स ओनली फ्यू डिफ्लेक्टेड एट फेयरली लार्ज एंगल, यानी कि 20,000 पार्टिकल्स अगर थे तो उनमें से चंद एक अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो लार्ज एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट हो गए, यानी कि टकराने के बाद इधर उधर मुड़ गए। और तीसरा पॉइंट, फ्यू पार्टिकल्स बाउंस्ड बैक ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉयल, यानी कि बहुत ही कम पार्टिकल्स ऐसे थे जो उस गोल्ड के फॉयल के साथ टकराने के बाद बाउंस बैक हो गए, वापस मुड़े। ये अब उसके पास ऑब्जर्वेशन है। इन ऑब्जर्वेशन के बाद रदरफोर्ड ने अपने रिजल्ट्स जो है उसको नोट किया। रिजल्ट्स क्या है इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब जैसे उसने ऑब्जर्व किया था कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो उस गोल्ड फॉयल से टकराने के बाद वो सीधे चले गए, वो अनडिफ्लेक्टेड रहे, उन्होंने अपना रास्ता अपना पाथ तब्दील नहीं किया। तो इससे उसने नतीजा हासिल किया कि मोस्ट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इज एम्प्टी, यानी कि एटम जो है उसका ज़्यादातर वॉल्यूम जो है, ज़्यादातर हिस्सा खाली है। अगर क्योंकि सारे अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो सीधे जा रहे हैं, इसका मतलब रास्ते में कोई ऐसी रुकावट नहीं है, जिसकी वजह से उसने ये अंदाज़ा लगाया, उसका ये नतीजा था कि एटम जो है उसका ज़्यादातर वॉल्यूम खाली। और उसके बाद दूसरा पॉइंट, डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल्स शो दैट देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज इन सेंटर ऑफ एटम, ठीक है। वो चंद एक पार्टिकल्स जो टकराने के बाद इधर उधर मुड़ गए, ठीक है, उनकी जो डिफ्लेक्शन थी वो लार्ज एंगल पर हुई, तो इससे उसने रिजल्ट निकाला कि एटम जो है उसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। अब इस बात का मकसद क्या है, असल में ये अल्फा पार्टिकल्स जो हैं ये भी पॉजिटिव चार्ज के हामिल होते हैं, इनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूक्लियस, दरमियान में न्यूक्लियस है, ये अब हमें पता है कि एटम जो है उसके मरकज में न्यूक्लियस होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये जो अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं वो भी पॉजिटिव चार्ज के हामिल हैं। तो आपने पढ़ा है कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, एक दूसरे को धकेल देते हैं। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल इस पॉजिटिव स्ट्रक्चर के साथ टकराता है तो उसके नतीजे में वो स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से उसको रिपेल कर देती है, इसलिए वो जो अल्फा पार्टिकल्स थे उनकी डिफ्लेक्शन जो है वो भी जो लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए। ये उसका दूसरा रिजल्ट था कि डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल्स शो दैट पॉजिटिव चार्ज इन सेंटर ऑफ एटम। तीसरा पॉइंट जो है वो कहते हैं कि कंप्लीट रिबाउंस, कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो कंप्लीटली रिबाउंस हो गए, लेकिन इनकी तादाद बहुत ही कम थी, ये वेरी फ्यू पार्टिकल्स थे जो कंप्लीटली रिबाउंस हुए। तो इससे उसने क्या रिजल्ट निकाला कि एटम जो है उसके सेंटर में ये जो स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसको न्यूक्लियस का नाम दिया गया। और ये न्यूक्लियस जो है ये हार्ड है, डेंस है और इसके अलावा है, ठीक है, सख्त वजनी और इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, कसीफ है। इसका मकसद क्या है, देखिए आपके पास कोई बॉल हो, आप उसको दीवार के ऊपर मारें तो अब दीवार जो है वो ठोस है, सॉलिड है। अब जैसे ही वो दीवार के ऊपर बॉल टकराएगी तो वो बॉल वापस आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि ये पार्टिकल्स थे, ठीक है, ये टकरा कर वापस आ गए, ये कंप्लीटली रिबाउंस हुआ। इससे क्या नतीजा निकाला जा सकता है कि ये जो न्यूक्लियस है जो एटम के सेंटर में मौजूद है ये बहुत ज़्यादा हार्ड, डेंस और हैवी है। चौथा पॉइंट है कि डिफ्लेक्शन ऑफ वेरी फ्यू पार्टिकल्स शो दैट न्यूक्लियस इज स्मॉल, कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम की निस्बत न्यूक्लियस जो है वो स्मॉल है, ठीक है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स थे जो टकराने के बाद वापस हो रहे थे, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो उस गोल्ड फॉयल से टकरा कर सीधे चले गए, जिससे ज़ाहिर होता है कि एटम का ज़्यादातर वॉल्यूम खाली है और मरकज़ में ये जो न्यूक्लियस है ये बिल्कुल छोटा है टोटल वॉल्यूम की निस्बत। उसके बाद पाँचवा पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द गतिश करते हैं। अब रदरफोर्ड जो था उसने ये नहीं बताया कि कोई सर्कुलर पाथ है, कोई ऑर्बिट्स हैं जिनमें वो इलेक्ट्रॉन्स गर्दिश करते हैं, उसने बस यही कहा कि न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, इसने ऑर्बिट का कोई कंसेप्ट पेश नहीं किया। उसके बाद छठा पॉइंट है कि एटम जो होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन हैं, यानी प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इक्वल होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज के हामिल होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के हामिल होते हैं, इनका चार्ज एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाता है, नेट चार्ज 0 होता है, इसलिए एटम जो है वो मजमूई तौर पर क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। एटम के ऊपर मजमूई तौर पर कोई चार्ज नहीं होता। सातवां पॉइंट है कि अब एटम जो है उसके 3 बुनियादी ज़रात हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन
न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में ये एटम के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियस में पाए जाने वाले जो पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियस में पाए जाने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स के अलावा न्यूक्लियस में पाए जाने वाले बुनियादी पार्टिकल्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मजमूई तौर पर क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियॉन्स। तो डिफेक्ट्स, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स में हमारे पास पहला पॉइंट है कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी क्या है? अच्छा, पहले समझ लें कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसकी बुनियाद क्लासिकल थ्योरी के ऊपर थी, रेडिएशन की क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी हमें बताती है कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई भी जिसम है वो हरकत कर रहा है, तो हरकत करते हुए वो एनर्जी खारिज करता है। अब अगर इस बात हम एटम के ऊपर अप्लाई करें तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं अपने ऑर्बिट के अंदर। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स गर्दिश करते हुए एनर्जी खारिज करते हैं तो इनका ऑर्बिट जो है वो सिकुड़ जाता है, इस तरह सिकुड़ता जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी खारिज करते जाते हैं और फिर आकर न्यूक्लियस के अंदर गिर जाते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम क्लासिकल थ्योरी को देखें तो इसके मुताबिक एटम को डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, क्योंकि वो मुसलसल एनर्जी खारिज कर रहा है, तो एनर्जी के खारिज की वजह से वो फिर आकर न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। लेकिन एटम जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो ये इसका पहला डिफेक्ट है। ठीक है, दूसरा डिफेक्ट जो है वो ये है कि एटम, कोई भी जिस्म है, ख़ुसूसन अगर हम एटम की बात करें तो एटम अगर मुसलसल एनर्जी खारिज कर रहा है तो जब वो एनर्जी खारिज करता है तो ये रोशनी की शक्ल में होती है, स्पेक्ट्रम की शक्ल में। तो अगर वो मुसलसल एनर्जी खारिज कर रहा है तो उसे रोशनी का मुसलसल यानी कि कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए। स्पेक्ट्रम जो है इसको अगर हम आसान अल्फाज में समझना चाहें तो हमने प्रिज्म देखा है। ठीक है, आपने देखा है, इसके मतलब आपने सेवंथ क्लास में पढ़ा भी होगा। प्रिज्म जो है जब इसमें से रोशनी गुजारी जाती है तो ये रोशनी जो है ये अपने मुख्तलिफ रंगों में, मुख्तलिफ कलर्स जो हैं उनके अंदर, अपने कंपोनेंट्स के अंदर तकसीम हो जाती है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ये रंग बन रहे हैं, मुख्तलिफ तरह के ये कंपोनेंट्स, मुख्तलिफ तरह के ये लाइट के कलर्स जो हासिल हो रहे हैं, ये हमारे पास स्पेक्ट्रम है। अच्छा, इसके अलावा कौसे कज़ा, धनक या रेनबो आपने देखी होगी। अब वो कैसे बनती है कि बारिश के बाद हवा के अंदर पानी के वो कतरे जो होते हैं, बारिश के कतरे, वो मौलिक हो जाते हैं। तो बारिश के कतरे जो हैं वो जब मौलिक होते हैं, सूरज निकलता है तो सूरज की रोशनी जो है जब वो उन कतरों में से गुजरती है, पानी के उन कतरों में से, ड्रॉप्स में से, तो वो अपने मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के अंदर तकसीम हो जाते हैं। तो वो जो कंपोनेंट्स, वो जो हमारे पास कलर हासिल होते हैं, उन्हें हम क्या नाम देते हैं? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम दो तरह का है, लाइन स्पेक्ट्रम और कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो होता है इसमें कलर्स एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं, उनमें किसी किस्म की कोई डार्क लाइन नहीं होती जिससे हम यह अंदाजा लगा सकें कि ये कलर अलग-अलग हुए हैं या नहीं हुए, यानी कि कलर एक दूसरे के साथ मिले होते हैं, उनमें किसी किस्म की कोई बाउंड्री नहीं होती। जबकि लाइन स्पेक्ट्रम जो है इसमें बाउंड्री होती है, कलर्स जो है एक दूसरे से अलग-अलग होते हैं। तो अब अगर एक एटम जो है वो मुसलसल एनर्जी खारिज करता है तो उसे रोशनी का मुसलसल यानी कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए। ठीक है, उसमें किसी किस्म की कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, लेकिन एटम जो है दरअसल कौन सा स्पेक्ट्रम बनाता है? लाइन स्पेक्ट्रम। तो इन दो डिफेक्ट्स की वजह से रदरफोर्ड जो है उसके एटॉमिक मॉडल को रिजेक्ट कर दिया।